ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हमने बेटा डिस्कस करनी है नॉर्मलाइजेशन। ओके, नॉर्मलाइजेशन बेटा हम डिस्कस करते हैं आज। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ नॉर्मल फॉर्म्स आ जाती हैं। ठीक है ना, नॉर्मल फॉर्म्स हमारे पास क्या आ जाती हैं, मुख्तलिफ नॉर्मल फॉर्म्स आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी। ये तीन नॉर्मल फॉर्म्स जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर एग्जाम में भी आती हैं और जब आप रियल लाइफ में वर्क करते हैं तब भी आपको ज़्यादातर इन तीन नॉर्मल फॉर्म से जो वास्ता पड़ता है। अलबत्ता आपके पास जो है वो वॉइस कोड की भी है। वॉइस कोड एक ये नॉर्मल फॉर्म है। उसके अलावा एक नॉर्मल फॉर्म है आपके पास फोर्थ है, एक आपके पास फिफ्थ है। इस तरीके से ये टोटल आपके पास 6 किस्म की नॉर्मल फॉर्म्स आ जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तीन है। इन पे ज़्यादा डिस्कशन होती है। ये जो है वो रेयर ही होती हैं और रियल लाइफ में भी ये ज़्यादातर यूज़ होती हैं। देखते हैं बेटा हमारी नॉर्मल फॉर्म्स। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं जी। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डेटा को जो है वो क्लियर करते हैं। उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, मिसाल के तौर पर कोई डेटा अगर डुप्लीकेट आ रहा है या एक ही एट्रीब्यूट्स में दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं एट अ टाइम, या हमें जो है मसला आ रहा है कुछ डेटा इंसर्ट इंसर्ट करने में। इंसर्ट यानी कि डेटा आप एंटर करते हैं जब टेबल के अंदर, या हमें मसला आ रहा है अपडेटिंग में। यहाँ पे जो है इंसर्शन अनोमली बताया गया है, और अपडेट अनोमली कहते हैं बेटा आपकी जो है बेकायदगी होती है डेटा में, जो है बेतरतीब अंदाज में जो है डेटा आप एंटर करते हैं। इसी तरीके से डिलीशन के लिहाज से हो सकती है, कोई डेटा आप डिलीट कर देते हैं या कोई डेटा आप इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, तो उस लिहाज से जो है ना आपका कोई ना कोई इश्यूज आते हैं। तो उन इश्यूज को रिमूव करने के लिए हम प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डेटा को एक प्रॉपर तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है ना वो डेटाबेस में रखता है। इसमें मे भी आपको जो है कोई चीज़ जो है वैल्यू रिपीट करनी पड़े, मे भी आपको नए टेबल भी इंसर्ट करने पड़े, या एक बड़े टेबल को कुछ छोटे टेबल्स में स्प्लिट करना पड़े। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपके पास अगर कोई टेबल है बड़ा, तो मे भी वहाँ पे कुछ वैल्यू रिपीट हो रही हैं, तो वो हम क्या करते हैं सेपरेट करके दो या दो से ज़्यादा टेबल बना देते हैं ताकि वो वैल्यूज़ हमारे पास यूनिक रहें, सेपरेट ना हो और रिपीट ना हो, और उसमें यूनिक वैल्यूज़ रहें। और सेकेंडली आपके पास जो है ना कीज़ का बड़ा अमल दखल होता है कि जब हम टेबल्स एक दूसरे के साथ जो है रिलेट करते हैं, तो वो हमारे पास कुछ ना कुछ उन टेबल्स में कीज़ का होना ज़रूरी है। यानी कि किसी एट्रीब्यूट्स पर कोई कैंडिडेट की हो या कोई प्राइमरी की हो, तो वो उसके ऊपर लगी होना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं बेटा, अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेटा इनटू अ टेबल इन सच अ वे दैट द रिजल्ट्स ऑफ यूजिंग द डेटाबेस आर ऑलवेज अनएम्बिगुअस। वर्ड इस्तेमाल हुआ है अनएम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है धुंधला, या फिर गड़बड़, या फिर मिक्सचर मुख्तलिफ चीज़ों का। अनएम्बिगुअस होता है क्लियर, वाजे और अंडरस्टैंडेबल। ठीक है। एंड एज इंटेंडेड जैसा कि हम डेटा एंटर करना चाहते थे, एग्जैक्टली वैसे डेटा इसमें एंटर हुआ है। सच नॉर्मलाइजेशन इज इंट्रिंसिक टू रिलेशनल डेटाबेस थ्योरी। ये क्या होता है, ये हमारे पास जो रिलेशनल डेटाबेस होता है जिसमें हम टेबल्स एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, उसको हम रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। उसके लिए ये मखसूस होता है, उससे ये ताल्लुक रखता है क्या, नॉर्मलाइजेशन। It may have effect of duplicate data within the database and often results in a creation of additional table। मैंने भी बताया था कि टेबल है, अगर बड़ा टेबल है या उसमें चीज़ रिपीट हो रही है, तो हमें उनको स्प्लिट करना पड़ेगा, यानी कि एक्स्ट्रा टेबल्स में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डेटा आपको जो है वो टेबल्स आपको एक्स्ट्रा क्रिएट करने पड़ सकते हैं। कुछ डेटा वहाँ पे रिपीट हो सकता है, यानी कि कुछ नंबर्स वगैरह जो है वो डिजिट्स वगैरह जो है वो क्या हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं।
मैं इसका कलर बेटा ज़रा देख लूँ। टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन हमारे पास कितने टाइप्स हैं? हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया, ये एक फर्स्ट है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास सेकंड, थर्ड, और एक हमने पढ़ी थी वॉइस कोडेड नॉर्मल फॉर्म, और एक हमारे पास फोर्थ है, और एक हमारे पास फिफ्थ है। तो कुल मिला के हमारे पास सिक्स जो है वो नॉर्मल फॉर्म्स है। ओके, सबसे पहले हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इन्फोर्स दीज क्राइटेरिया। अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं? द रिजल्ट सिचुएशंस में हम जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है हम अप्लाई करते हैं। क्या होना चाहिए हमारे पास? जो रिपीटिंग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टेबल। अब हमारे पास क्या है कि अगर एक टेबल है उसके अंदर कोई वैल्यूज जो हैं वो ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, और अगर हमारे पास, तो उन वैल्यूज़ को मल्टीपल वैल्यूज़ इस्तेमाल हो रही हैं, तो उन मल्टीपल वैल्यूज़ को हम ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, और टेबल्स जो है हम अरेंज करते हैं। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द रिलेटेड डेटा विद अ प्राइमरी की। हर एक में जो यूनिक चीज़ होती है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, प्राइमरी की लगा देते हैं। इस तरीके से वो हमारा डेटा जो होता है वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है, उसमें कोई चीज़ डुप्लीकेट नहीं हो सकती, या वो चीज़ रिपीट नहीं हो सकती कोई। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, नॉर्मल फॉर्म की क्लियर हो जाएगी सारी बात। प्रोडक्ट्स के टेबल है, उसमें हमारे पास क्या आ रही है, प्रोडक्ट आईडी आ रही है 1 2 3 4। अब इसमें ये चीज़ रिपीट नहीं हो रही, यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट आ जाता है। कलर आप देखिए अगर, तो कलर हमारे पास एक ही मतलब कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज आ रही है, जैसे ये ब्लैक और रेड आ रहा है, फिर हमारे पास येलो और ब्लू आ रहा है। तो ये देखें ना, अब इनकी जो है वैल्यूज हमारे पास यूनिक होनी चाहिए, अटोमिक होनी चाहिए, ये ऐसा ना हो कि ये दो दो वैल्यूज होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, जो ये हमारे पास आईडी के लिहाज से है, कलर और आईडी का एक टेबल अलग बना लेते हैं, और कलर और आईडी का प्राइस का एक टेबल हम अलग बना देते हैं। हम क्या करते हैं, इस टेबल को हम स्प्लिट कर देते हैं दो टेबल्स में, तो हमारे पास हर एक की जो वैल्यूज है वो यूनिक आ जाएगी। अब देखें हमारे पास जो है वो ब्लैक और रेड दोनों के हमारे पास आईडी 1 है, और इसकी जो प्राइस है वो हमारे पास कितनी है, 210 है। इसी तरीके से ग्रीन की अगर हम देखें, ग्रीन की, तो ग्रीन की हमारे पास जो है वो प्राइस 150 है, पिंक की हमारे पास 110 है, और येलो और ब्लू इन दोनों कलर का जो है वो नंबर हमारे पास 4 है आईडी इसकी, और इसकी प्राइस जो है वो 260 है। इसी तरीके से ब्राउन की है वो 100 है। अब जब भी हम देखें, अगर हम लिखेंगे ब्लैक लिखेंगे, तो ब्लैक के साथ हमेशा आईडी हमारी 1 ही रहेगी, और रेड के साथ भी हमारे पास आईडी 1 ही रहेगी, प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि दोनों की सेम है। इसी तरीके से येलो आएगा तो इसकी भी ये आईडी आपके पास 4 रहेगी, और ब्लू आएगी इसकी भी आईडी 4 रहेगी, क्योंकि दोनों जो है वो सेम आईडी से बिलोंग कर रहे हैं। ये देखिए बेटा, आपके पास ये आपके पास प्रोडक्ट है और उसके साथ प्राइस है। देखिए हमारे पास 1 प्राइस आपके पास 210 है, सेकंड प्राइस आपके पास 150 है, थर्ड है आपके पास 110 और 260, और फिफ्थ ये आपके पास 5 डिफरेंट आईडी है प्रोडक्ट्स की, और उनकी जो है ये प्राइस जो है सबकी अलग है। अब हम देखते हैं ब्लैक। ब्लैक के पास और रेड के पास हमारे पास दोनों की आईडी 1 1 थी, तो यहाँ पे देखें 1 1 आ गई। ग्रीन और पिंक ये अलग थी, इनके सेपरेट आ गए, लेकिन येलो और ब्लू हमने देखा इनकी दोनों की सेम आईडी है, तो यहाँ पे सेम आईडी। इस तरीके से ब्राउन। अब हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे पास किसी भी कॉलम में जो है वैल्यू जो है वो मल्टीपल वैल्यू नहीं आ रही, हर कॉलम में जो है ना सिंगल वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो अब ये हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है इसके ऊपर अप्लाई कर दी।
क्लियर हुई बात बेटा? हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है। चलो, समझ आ रही बेटा बात की कि किस तरीके से हमने स्प्लिट किया और किस में वैल्यूज जो हमारे पास अटोमिक आ गई, यूनिक वैल्यूज आ गई। यस सर। ओके, सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ हम करते हैं। अ टेबल इज सेड टू बी सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सबसे पहले तो ये होना चाहिए, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि हर कॉलम में जो है वो हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो एक एक होनी चाहिए, दो दो वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो। सेकंड क्या है? नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी कैंडिडेट की। अब सबसे पहले यहाँ पे है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ये क्या चीज होती है? ये नीचे बेटा देखे, एन एट्रीब्यूट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी कैंडिडेट की, यानी कि वो कैंडिडेट की से कोई उसका जो है ताल्लुक नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो हमारे पास नॉन एट्रीब्यूट जो है वो क्या हो? इज डिपेंडेंट ऑन अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी कैंडिडेट की, कि कोई भी कैंडिडेट की के ऊपर जो है वो डिपेंड ना कर रहा हो। ठीक है, देखते हैं, हमारे पास एग्जांपल है। दिस टेबल हैज द कंपोजिट प्राइमरी की, कस्टमर आईडी और स्टोर आईडी। अच्छा, हमारे पास दो हैं, वो क्या है हमारे पास? कंपोजिट्स की हैं, ठीक है ना, इन ये दोनों की इस्तेमाल हो रही हैं। हमारे पास कस्टमर आईडी है 1, और वो है कराची में है। इस तरीके का आईडी आपके पास लाहौर में है, 2 आपके पास कराची, 3 पेशावर, इस तरीके से। और स्टोर आईडी हमारे पास 1 है कराची के लिए, 3 इस्तेमाल हो रही है लाहौर के लिए, 1 इस्तेमाल हो रही है अगेन कराची के लिए, 2 इस्तेमाल है पेशावर, और 3 लाहौर, यानी कि जो लाहौर है उनके लिए 3 इस्तेमाल हो रही है, और जो कराची है उसके लिए 1 इस्तेमाल हो रही है। तो हमारे पास ये कंपोजिट जो है हमारे पास इन दोनों पे जो है हमने ये की लगाई हुई है। अब हम क्या करते हैं, इनको हम सेपरेट कर देंगे, यानी कि इन दोनों को सेपरेट कर देंगे, परचेज को और स्टोर के लिहाज से। कस्टमर आईडी हम स्टोर के आईडी के साथ भी बिलोंग करते हैं, ठीक है, इन दोनों को भी हम करते हैं, और साथ में स्टोर आईडी और लोकेशन को आपस में कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है? जो कस्टमर स्टोर आईडी है यहाँ पे एज ए फॉरेन की इस्तेमाल हो रही है, और यहाँ पे हमारे पास ये प्राइमरी की इस्तेमाल हो रही है। तो इन के दरमियान हम इस तरीके से रिलेशन कायम कर सकते हैं, जैसे हम जो है वो कस्टमर आईडी भी गेट कर सकते हैं, स्टोर आईडी भी, और लोकेशन भी। इस तरीके से हमने उस टेबल को हमने क्या कर दिया? दो में स्प्लिट कर दिया। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, अ टेबल डिजाइन टू सेट टू बी इन अ थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ बोथ द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड। एक तो टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो, दूसरा जो है ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी सुपर की शुड बी रिमूव्ड। हमारे पास जितने भी ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसीज होंगी, हमने लास्ट टाइम पढ़े थे डिफरेंट किस्म के बेटा फंक्शनल डिपेंडेंसीज में, तो उसमें जितने भी वो होंगे हम उसको रिमूव कर देंगे। An attribute that is not part of any candidate key is known as non-prime attribute. Again, वो non-prime attributes के बारे में बताया गया। In other words, third normal form can be explained. Third normal form if it is in second normal form for each function dependency, यानी x हमारे पास जो है वो हमारे पास डिटर्मिनेंट है, और y हमारे पास क्या है? यहाँ पे ये डिपेंडेंट फंक्शन है, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट और डिपेंडेंट। At least one of the following condition is hold: x is a super key, y is a prime attribute of table। यानी कि हमारे पास कम से कम जो है एक चीज होनी चाहिए, या तो x सुपर की होनी चाहिए, या फिर हमारे पास y जो है प्राइम एट्रीब्यूट। एटलीस्ट वन हो, दोनों हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। attributes that is a part of one of a candidate key is known as prime attributes हमारे पास आ जाता है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास आ जाता है, ये फर्ज करें हमारे पास जो बुक्स है, प्रोडक्ट आईडी है हमारे पास, और साथ में हमारे पास जो है ये उसकी जनरल आईडी है। ठीक है, जनरल उसके कहते हैं कि किस किस्म की जो है कैटेगरी से वो बिलोंग करती है, और टाइप उसकी आ जाती है, और ये प्राइस आ जाती है। कोई नॉवल टाइप्स हैं, कुछ फिक्शन हो सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स के बारे में हो सकते हैं, कोई ट्रैवल के बारे में हो सकते हैं। तो ये नॉवेल्स टाइप्स की कुछ बुक्स हैं, और उनका एक टेबल अरेंज किया गया। इन टेबल बुक आईडी determines general ID and the general ID determines the general types। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? बुक आईडी हमारे पास जो है, या प्रोडक्ट आईडी या क्या, यहाँ पे बुक आईडी आप कर लें, ठीक है ना, बुक आईडी।
ये बुक आईडी, प्रोडक्ट नहीं है। बुक आईडी हमारे पास जो है वो क्या करती है, डिटरमाइन द जनरल आईडी। ठीक है, कि जनरल आईडी के साथ क्या है, और जनरल आईडी डिटरमाइन द जनरल टाइप। ये इसके साथ है और ये आगे इसके साथ है, इस तरीके से। एंड वी हैव ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, अब ये देखें, ये इसके साथ ताल्लुक रखती है और ये इसके साथ ताल्लुक रखती है, तो हम कह सकते हैं ये डायरेक्टली इसके साथ रिलेशन रखती है। ठीक है ना, जब इसका इसके साथ, जैसे हम कहते हैं कि ए इज इक्वल टू बी है, और ये आपको एग्जांपल बेटा बता देता हूँ। हम ये कहते हैं कि ए इज इक्वल टू हमारे पास है बी, और बी इज इक्वल टू हमारे पास है सी। तो अगर हम बी की जगह इसकी वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आएगा, ए इज इक्वल टू हमारे पास सी। इसे हम बेटा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, कि अगर ये इसके इक्वल है और ये अगेन इसके इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, अब यही चीज़ जो हमने वहाँ से चेंज करनी है। अब ये देखिए आपके पास है बुक्स, जो है हमारे पास बुक आईडी हमारे पास आएगी, बुक आईडी और जनरल आईडी और प्राइस, इसको हमने सेपरेट कर दिया, और जनरल आईडी और जनरल टाइप को सेपरेट कर दिया। अब ये जो है आपस में, यानी कि इनका इंटरलिंक्ड इसके साथ है और इसका इंटरलिंक्ड इसके साथ है। वो जो हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी वो अब खत्म हो गई, क्योंकि हमने टेबल्स को हमने जो है वो डिफरेंट कर दिया। ठीक है, अब हम ये ऐसा नहीं कह सकते कि ए इज इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू अगर सी है तो हम ए इक्वल टू सी अब नहीं कर सकते डायरेक्टली। क्यों? कि रीज़न ये है कि इसकी जो है अब टेबल ये टोटल सेपरेट हो गया, ये टेबल सेपरेट हो गया। अगर हम ये करना चाहते तो टेबल को अगेन जो हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अब जो है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म। इट इज़ एन एडवांस वर्जन ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म। इसको बाज़ औक़ात हम जो है वो 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं, यानी कि चौथे और तीसरे के दरमियान वाली नॉर्मल फॉर्म। इसमें क्या होता है, इज स्ट्रिक्ट देन नॉर्मल फॉर्म। ये क्या है कि उसकी निस्बत जो है ये ज़्यादा हार्ड होती है, स्ट्रिक्टर होती है। कि उसमें तो हमारे पास होता था ना कि हमारे पास या तो कम से कम एक हमारे पास हो, दो भी हो सकते हैं। इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ हो सकती है। मैं आपको एग्जाम बताता हूँ पीछे। इसमें हमने देखा था ना कि x इज अ सुपर की ऑफ अ टेबल, या फिर y इज अ प्राइम की ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ टेबल। इसमें हमारे पास या का था, यानी कि इनमें से कोई एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। उसमें हमारे पास जो है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक हो सकता है। इसमें ये फर्क है। एंड फॉर एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी x इज फंक्शन टू y एंड x शुड बी सुपर की ऑफ द टेबल। x सिर्फ होनी चाहिए हमारे पास, सुपर की होनी चाहिए। दूसरे का जो है हमारे पास कैंडिडेट की या दूसरे का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे रिमूव कर दी। यानी कि इस पे आप कह सकते हैं कि ज्यादा हार्डनेस है कंपेयर टू। उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे थे, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अब हमारे पास की है स्टूडेंट है हमारे पास, और साथ में है कोर्स है। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, स्टूडेंट और कोर्स ये दोनों जो है वो टीचर्स के साथ जो है बिलोंग करते हैं, क्योंकि टीचर ने जो है वो स्टूडेंट को पढ़ाना है और टीचर ने ही वो कोर्स लेकर चलना होता है। अब हमारे पास सेकंड है टीचर। एक तो वो दोनों स्टूडेंट और कोर्स टीचर के साथ है, और टीचर का जो है वो रिलेशन साथ में आ गया कोर्स के साथ। प्रॉब्लम क्या है, टीचर इज नॉट अ सुपर की बट डिटरमाइंस द कोर्स। ठीक है, टीचर सुपर की नहीं है, लेकिन वो कोर्स को जो है वो कर सकता है उसको एक्सेस। तो इस लिहाज से इसको हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, स्टूडेंट और कोर्स को अलग कर लेते हैं साथ में, और टीचर और कोर्स को जो है अलग कर देते हैं। अब टीचर जो है वो कोर्स के साथ एफिलिएट हो गया, और स्टूडेंट भी कोर्स के साथ जो है वो अटैच हो गए हैं। ठीक है, अब हमने उस टेबल को, जो प्रीवियस टेबल हमारे पास था जिसमें स्टूडेंट भी था, कोर्स भी था, टीचर भी था, ये तीन चीज़ें जो है एट अ टाइम एक ही जगह पे जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी। अब हमने क्या किया कि स्टूडेंट को कोर्स के साथ अटैच कर दिया, और कोर्स को फिर टीचर के साथ भी अटैच कर दिया। यानी कि स्टूडेंट ने कोर्स पढ़ना है और टीचर ने वो कोर्स पढ़ाना है, तो कोर्स हमारे पास क्या आएगा, दोनों में आ जाएगा। और
सेकंड हमारे पास है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, वो रिपीटिशन भी अब ख़त्म हो गई। जैसे कि ये अली और अली हो रहा था, और सुमैरा जो है ये टीचर जो है ये रिपीट हो रही थी, क्योंकि सेम सब्जेक्ट जो है ये लेके चल रहे थे, तो ये जो रिपीटिशन भी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। सुमैरा आईसीटी की है तो वो दोनों में एक ही रहेगा, और अली हमारे पास डीबीएमएस का, तो वो एक ही में रहेगा, और रमीज़ जो है वो टोटल डिफरेंस है। तो ये देखें आपके पास जो रिपीटिशन थी वो ख़त्म हो गई। ये हमारे पास आ गए बेटा बॉयस कोड की नॉर्मल फॉर्म आ गई। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की तरफ अगर चलें, तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म जो हमारे पास है इज ए लेवल ऑफ डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। अब जितनी भी आप ये चीज़ आपने गौर की होगी, जितनी भी प्रीवियस नॉर्मल फॉर्म्स हैं वो आगे जो है वो मूव होती जा रही हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल बेटा बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म थी, तो हमारे पास क्या थी, फर्स्ट थी प्लस कुछ कंडीशंस थी। थर्ड थी, तो उसमें हमारे पास फर्स्ट भी थी और सेकंड भी थी और प्लस कुछ कंडीशन थी। जब हमारे पास वॉइस की कोड की आ गई नॉर्मल फॉर्म, तो उसमें हमारे पास फर्स्ट भी थी, सेकंड भी थी, थर्ड भी थी, प्लस कुछ कंडीशंस थी। जब हमारे पास फोर्थ आएगी, तो फोर्थ में हमारे पास जो फर्स्ट भी होगी, सेकंड भी होगी, थर्ड भी होगी, और साथ में जो है वॉइस जो कोडेड नॉर्मल फॉर्म भी होगी, और प्लस कुछ कंडीशंस होगी। जब हमारे पास फिफ्थ आएगी, तो फिफ्थ में सारी के पास जो है ना प्लस कुछ कंडीशंस भी आ जाएंगी। तो हम पिछली जो नॉर्मल फॉर्म्स है वो साथ साथ लेके चलते जा रहे हैं, और आखिर में कुछ जो है उसमें कुछ कंडीशंस हम ऐड कर देते हैं। ठीक है। इसमें हमारे पास फोर्थ में क्या होता है कि वो हमारे पास पहली तीनों नॉर्मल फॉर्म और चौथी जो है वॉइस को नॉर्मल फॉर्म है, तो तब उसके ऊपर जो है अप्लाई हो, और साथ में जो है कोई भी आपके पास नॉन ट्राइवियल मल्टी वैल्यूज डिपेंडेंसीज ना हो सिवाय कैंडिडेट की के। अब जैसा कि हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट है और कीज तीनों के ऊपर ही लगी हुई है, यानी कि ये स्टूडेंट भी एज ए की वर्क कर रहा है, मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं उसके वो भी, और उनकी जो हॉबीज हैं इन तीनों के ऊपर जो है कीज अप्लाई है। लेकिन स्टूडेंट जो है वो बिलोंग कर रहा है सब्जेक्ट्स के साथ भी और उनकी हॉबीज के साथ भी, यानी स्टूडेंट्स की कुछ ना कुछ मेजर में, यानी कि कुछ मैनेजमेंट के हैं, कुछ बीटेक के हैं, कुछ मेडिकल्स के हैं, और साथ में जो है उनकी कुछ ना कुछ पर्सनल हॉबीज भी हो सकती हैं, जैसे फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना वगैरह। तो अब हम क्या करते हैं कि ये सारे जो हैं तीनों जो हैं ये अंडर कीज हैं, तो हम क्या करते हैं कि इनको स्प्लिट कर देते हैं दो टेबल्स में, कि स्टूडेंट जो है उसके आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ सेपरेट हो जाएंगे, और आप उनके जो खेल हैं उनके साथ वो सेपरेट हो जाएंगे, यानी इसकी ये आपस में हो जाएंगे और ये दो आपस में। इस तरीके से जो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाता है, डिकम्पोज का जाता है, या इसको हम क्या करते हैं नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। समझ आई कि हमारे पास ये तीनों जो हैं इंटरलिंक्ड हैं, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट को मेजर के साथ भी कर सकते हैं और स्टूडेंट को हॉबी के साथ भी करते हैं। ये देखें, अगर हमारे पास अब नॉर्मल फॉर्म फिफ्थ की तरफ आ जाएं, तो फिफ्थ क्या होता है कि सबसे पहले ये तो ये चारों की चारों नॉर्मल फॉर्म इसमें हो, यानी कि आपके पास इट्स इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म भी हो, पहली तीन भी हो, और वो जो आपके पास वॉइस कोड था उसमें भी हो। उसके बाद क्या होता है कि इफ वी डिकम्पोज टेबल फर्दर टू एलिमिनेट, क्या एलिमिनेट करना है हमने, when we rejoin the decomposed table by means of candidate key, we should not be losing the original data or any new records set should not be arise। यानी कि अगर हम उस डेटा को जो डिकम्पोज डेटा है या डिकम्पोज टेबल्स है, यानी टेबल्स को दो या दो से ज्यादा फॉर्म में बनाया गया है, उनको दोबारा हम ओरिजिनल अगर हम टेबल में लेके आते हैं, तो उसका किसी किस्म का डेटा जो है वो लॉस ना हो या उनमें किसी किस्म की चेंजिंग ना है। इन सिंपल वर्ड्स, ज्वाइनिंग टू आर मोर डिकम्पोज टेबल शुड नॉट लूज रिकॉर्ड्स नॉर क्रिएट न्यू रिकॉर्ड्स, कि उसमें या तो डेटा में कोई रिकॉर्ड ना तो लूज हो और ना ही कोई नए सिरे से अपने आप खुद से जो है ना रिकॉर्ड क्रिएट ना हो, यानी कि ना कम हो ना ज्यादा हो, जितने उसमें पहले थे उतने ही उसमें रहें।
जैसा कि हमारे पास ये है कीज हमारे पास सेलर पे लग रही है, कंपनी में प्रोडक्ट पे, यानी कि ये फॉल्स नॉर्मल फॉर्म में है। सेलर जो है वो कंपनी के साथ भी बिलोंग करता है और प्रोडक्ट के साथ भी, क्योंकि उसने कंपनी से प्रोडक्ट लेनी है और उसी सेलर ने प्रोडक्ट आगे सेल करनी है। तो हमारे पास जो मुख्तलिफ है सेलर, जैसे आर्नल्ड है, माइकल है और टोड है, 3 किस्म के जो सेलर्स हैं हमारे पास। तो ये कंपनी हमारे पास कोका कोला है, यूनिलीवर है, प्रॉक्टर एंड गैमल है, पी एंड जी, प्रॉक्टर एंड गैमल और पेप्सी है। इनके जो प्रोडक्ट्स है, कोका कोला की सेवन अप है, यूनिलीवर की पॉन्ड्स है, एक्स जो है वो बॉडी स्प्रे शायद होता है वो, और पेंटीन शैम्पू है, उसके अलावा विक्स है टोट की, इसकी प्रॉक्टर एंड गैमल्स की, और पेप्सी की पेप्सी है, कोल्ड ड्रिंक जो हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास एक टेबल है जिसको हमने आगे डिकम्पोज किया हुआ है। कैसे? सेलर प्रोडक्ट्स के साथ है, सेलर कंपनी के साथ है, कंपनी प्रोडक्ट के साथ है। कैसे? सेलर ने प्रोडक्ट्स बेचनी है, सेलर ने कंपनी से प्रोडक्ट लेनी है, कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। समझ आ रही है? अब हमने इनको क्या किया कि इनको हमने 3 हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर दिया हुआ है। अब हमारे पास जैसा कि ये, क्योंकि तीनों ही वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड थे, सेलर कंपनी, कंपनी प्रोडक्ट और फिर प्रोडक्ट सेलर, तो इनको हमने 3 मुख्तलिफ टेबल्स में इस तरीके से सेपरेट कर दिया। ये हमारे पास जो थी क्या थी, लास्ट और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म थी। जी बेटा, आप पूछे शाबाश, को मसले मसाइल हैं तो। आवाज आ रही है बेटा सबको? यस सर, आ रही है। अच्छा, आप अकेली हैं, बाकी जो है वो मेरे ख्याल में चलेंगे। ओके, ये हमारे पास बेटा 5 जो है फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके से बाज़ औक़ात राइज होता है, आपको एक टेबल दिया जाता है, ये जो आपके एग्जांपल्स है इसको आपने अच्छे तरीके से देखनी है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी एग्जाम के लिहाज से आपको एग्जांपल दे दूं। ये देखिए, आपको इस तरीके से एक टेबल दिया जाएगा और उस टेबल को कहा जाएगा कि इसको आप कन्वर्ट करें सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में या थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। मोस्टली इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो भी आपने याद रखने, ये ऐसा ना हो कि वो आप बिल्कुल ही भूल जाएं। याद उनको रखना है, लेकिन इन पे जो है ना ज़्यादा फोकस करना है। तो ये हमारे पास एक किस्म का आपके पास टेबल होगा जिसमें वैल्यूज़ या तो रिपीट हो रही होंगी, उनको आपने जो है सर सेपरेट कुछ करके। नजर ही नहीं आ रहा, यहाँ तो बस एक ही स्लाइड आ रही है। नज़र नहीं आ रहा? थैंक यू वाली स्लाइड आ रही है बस। अच्छा, मैं चेक करता हूँ बेटा। अब जी अब नजर आ रहा है। ठीक है। अब हमारे पास बेटा ये इस किस्म के जो है, मिसाल तौर पर आपको एक टेबल दिया जाता है, उस टेबल को कहते हैं कि इसको आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में करें या थर्ड नॉर्मल फॉर्म में करें। तो आप टेबल में डेटा देख के आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये किस नॉर्मल फॉर्म में है और इसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है। इसके जो रूल्स आपने पढ़े हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाले, उनको अच्छे तरीके से आप बेटा देख लें। उसके मुताबिक आप इसको कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करके आप शो करेंगे कि ये बिफोर नॉर्मल फॉर्म थी और ये आफ्टर नॉर्मल फॉर्म है। इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या एक क्वेश्चन और आ जाता है कि एक्सप्लेन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। मोस्टली जो होता है वो एक ही नॉर्मल फॉर्म पूछते हैं, लेकिन बहुत कम ही होता है कि वो तमाम नॉर्मल फॉर्म के बारे में पूछ लें। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बताएंगे, उसकी आप क्या करें, डेफिनेशंस करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल में आप टेबल्स बना के उसको टेबल को कन्वर्ट करके देंगे। दैट्स इट, आपका कुछ आंसर जो है इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हुई बात बेटा? जी चलो, इसको बेटा अच्छे तरीके से आप जो है इसकी तैयारी करना, और मैं आपको स्लाइड जो है वो शेयर कर दूंगा, उसको भी अच्छे से देख लेना। सर, मिड्स का कोई आइडिया है कब तक है? मिड का जो है वो बताया गया था शायद 18 को। 18 जनवरी को। जी। ओके ठीक है। अब ये आगे फिर हॉलीडेज शायद आ जाएं, तो अभी ये
फिर भी आप यूनिवर्सिटी से बेटा कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे आइडिया है कितने तक होंगे। ठीक है, ठीक है। चलो, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।